वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज तो मोटिवेशन की कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आज तो अंदर से मोटिवेशन निकल कर आना चाहिए। ये सबसे शानदार बात लगती है मुझे यूपीएससी की। जब आप लोगों का एग्जाम होने वाला होता है उससे जस्ट पहले लगभग 15-20 दिन पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर लास्ट ईयर का रिजल्ट आता है। तो लास्ट ईयर के जो टॉपर होते हैं उनको आप लोग देख पाते हैं किस तरीके से क्या क्या बातें चल रही हैं। वो जब उनके इंटरव्यू होते हैं और उनका नाम सामने आता है तो एक तरीके से कुछ टाइम के लिए, लगभग एक साल के लिए, तो पूरा एक सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आप लोग को एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन मिल जाता है यहाँ पर कि हाँ यार, इसीलिए मुझे तैयारी करनी है। तो ये बहुत शानदार एक मोटिवेशन है जो कि आप लोगों को बरकरार करके रखना है। और यहाँ पर जो भी टॉपर निकल के आए, कोशिश करिएगा कि बीच बीच में जब भी लगे थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ बातें सुन लेना, आप लोगों को और अच्छा लगेगा। पर लेकिन ये भी है, बहुत सारे लोग कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ऐसे कि एक तरीके से कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई नहीं, बस ऐसे ही क्लियर हो गए। वो फालतू की बातों से दूर रहना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आप लोगों को मिलेंगे जो कि टॉपर हो गए, फिर उनको ये लगता है कि बस इसी तरीके से इंटरव्यू, जेन्युइन बात बहुत कम बताते हुए मिलेंगे आप लोगों को। पर हाँ यही है, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बस ये होना चाहिए कि हाँ हमको भी इस एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, तो यहां पर जो भी पर्सन टॉपर निकल कर आए, कुछ बातें यहां पर अगर मैं इनके बारे में करूं तो टॉप 3% जो यहां पर निकल कर आए, तो हिंदू के द्वारा भी एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर इसके अंदर दिया गया है। तो ये है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे से सिविल, जो बेसिकली एक तरीके से जो इनका डिपार्टमेंट था जहां से क्लियर करके आए, सिविल इंजीनियरिंग। तो नाम आप लोगों ने देख लिया, अब तो याद हो गया होगा नाम, अभी पूरे साल लगभग इन्हीं का नाम चलने वाला है। नाम है शुभम कुमार। तो शुभम कुमार के द्वारा यहाँ पर फर्स्ट रैंक अभी यहाँ पर देखने को मिली यूपीएससी के अंदर। टोटल मिलाकर 761 कैंडिडेट थे इसमें। तो जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, ये 545 में है यहाँ पर मैन, और 216 यानी कि 216 है यहाँ पर वुमेन, जिसमें सिलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी इनका जो सिलेक्शन हुआ है, इन पे एंथ्रोपोलॉजी था यहाँ पर ऑप्शनल। बाकी यहाँ पर जो सेकंड रैंक यहाँ पर देखने को मिलेगी, उनका नाम है यहाँ पर जागृति अवस्थी। ठीक है, तो इनके पास में सोशियोलॉजी था। बाकी अगर बात करें तीसरी जो रैंक निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये है अंकिता जैन, तो इनकी तीसरी रैंक है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, अगर बात करूं तो यहाँ पर जो अंकिता जैन है, उनकी सिस्टर की यहाँ पर 21 रैंक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अंकिता जैन की जो सिस्टर है वैशाली, ठीक है, तो वैशाली जैन की 21 रैंक है। तो दोनों सिस्टर जो है यहाँ से एक ही साथ में क्लियर हुई। तो सोचिए घर में कैसा माहौल होगा। तो ये होती है शानदार एक तरीके से। बल्कि अगर अंकिता के बारे में बात करें तो ये ऑलरेडी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में ऑफिसर थी, जो फिलहाल अभी ये एक तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग थी। यानी कि उसके साथ भी इनके द्वारा आगे प्रिपरेशन किया गया। देखिए एक बार अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है ना, फिर क्या होता है, फिर आप लोग एक ऐसे जोन में आ जाते हैं कि हाँ अब चीजें जो है मैक्सिमम जो रहती है बस प्रैक्टिस रह जाती है। फिर आगे आप लोगों की जो चीजें हैं वो ज्यादा वो नहीं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, बस प्रैक्टिस करनी है और अपने आप प्रैक्टिस को एक सही डायरेक्शन देने हैं। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर बात की जाए, जो यहाँ पर टोटल 25 अगर टॉप कैंडिडेट को आप लोग देखोगे 25 में, तो 25 में 13 मैन है और 12 वुमेन है। तो ये काफी अच्छा बैलेंस यूपीएससी के द्वारा बनाया गया टॉप 25 में। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला 13 तो एक तरीके से जो मेल है और जो यहाँ पर 12 फीमेल है। तो एक अच्छा बैलेंस बनाया गया। और बाकी का टोटल में भी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये अच्छा खासा एक बैलेंस बनाकर चले हैं। 25 कैंडिडेट अगर टॉप आप लोग लेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी क्वालिफिकेशन आप लोगों को उनकी देखने को मिलेगी। जैसे कि इंजीनियर मैक्सिमम आप लोग को, ह्यूमैनिटी वाले, कॉमर्स वाले, मेडिसिन वाले, ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर टॉप इंस्टीट्यूशन से निकल के आ रहे हैं कई सारे। पर लेकिन वो फिर से मैं ही बोलूंगा, इंस्टीट्यूशन अपनी जगह रहते हैं। इंसान जब पढ़ाई करता है तो इंस्टीट्यूशन कोई नहीं देखता है। आप लोग जब तो नहीं कहते कि टूट कर पढ़ाई करोगे तो सारी चीजें साइड में हो जाती हैं। तो बिल्कुल फोकस बनाकर आप लोगों को शानदार तरीके से अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, ये मत देखना यार वो तो आईआईटी का था और मैं तो यहाँ पर एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन का हूँ। दुनिया भर के सिलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर पुराने उठाकर देखोगे कि हाँ ऐसा नहीं है कि आईआईटी से सिलेक्शन हो रहे हैं और किसी के सिलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को उस तरीके से लेकर बिल्कुल नहीं चलना है। बाकी 761 कैंडिडेट थे, इसमें आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया। जनरल में 263 है यहाँ पर, 86 यहाँ पर जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन वाले हैं। इसी के साथ में 229 जो है यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस में देखने को मिलेंगे। 122 आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे शेड्यूल जो कास्ट के अंदर में, और 61 जो है शेड्यूल ट्राइब के अंदर। तो ये टोटल यहाँ पर आप लोगों के सामने है जो कि फाइनल रिजल्ट निकल कर यहाँ पर आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी यहाँ पर फिलहाल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन का भी सिलेक्शन हुआ है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यार देखिए उसके लिए अपना मन छोड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यही सारा एक पैटर्न इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को लगता है कि एक तरीके से सिलेक्शन नहीं है तो कहीं ना कोई कमी आप लोग ढूंढिए क्या रही, उसको फिर रेक्टिफाई कीजिए और आगे बढ़िए। अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि जब तक आप लोग नहीं छोड़ोगे
हार नहीं मानोगे और तब तक यहाँ पर आप लोग को कोई हराने वाला नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कई सारे, एक बच्चे का मेल आया, काफी लंबा था, उसमें बोला है कि सर अब तो अटेम्प्ट खत्म हो गए। तो देखो यार, ये सारी चीजें इस तरीके से आप लोग लेकर चलो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही एक जॉब है जिसके अंदर होगे तो काम चलेगा, वरना जिंदगी जो है खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जिसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी और भी ऐसे एरिया होंगे जहां पर आप लोग शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ये तो वही बात हो गई कि एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है पायलट बनना चाहते थे, पायलट नहीं बन पाए तो क्या उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई? तो आगे चलकर तीनों की तीनों फोर्स उनके कंट्रोल में थी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो कमांडर इन चीफ हो गए। तो इस तरीके से अपनी एस्पिरेशन जो है वो हमेशा हाई रखो, ठीक है, उसको डाउन मत होने दो, क्योंकि जहां पर अगर आप लोगों को पहुंचना है, अगर आप लोग एक सही पैटर्न में लगे रहोगे तो वहां पर पहुंच ही जाओगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आई होप कि आप लोग इनको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, और इसी के साथ में अपने आप को मोटिवेट रखते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात। बाकी कल का जो लेक्चर था वो बीच में टर्मिनेट हुआ, तो यहाँ पर पहले लेक्चर के बाद में फिर दूसरा लेक्चर आया था, इसका दूसरा पार्ट आया था। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने डिस्कस की है, तो बिल्कुल भी आप लोगों का ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले वाला लेक्चर जो है उससे दूसरे वाले में लगभग 12,000 के करीब डिफरेंस है, यानी कि 12,000 कम लोगों ने देखा है सेकंड वाला पोर्शन जो था। तो मुझे लगा, पता चला बहुत के कमेंट आ रहे हैं सर ये छोटी वीडियो के, तो इसीलिए था थोड़ा, कई बार ना टर्मिनेट हो जाती है और दिक्कत होती है, देखो सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है कई बार इस तरीके से। तो यहाँ पर कई बार, और कल शाम भी ऐसा हुआ, नैनो जो आप लोग की लेट आई है, पहली वाली जब बनाई उसमें वॉइस आप लोग की लास्ट में वॉइस कम थी यहाँ पर, ठीक है, तो फिर लास्ट जो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, तो फिर से उसको रिकॉर्ड करना पड़ा। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ओके, पर टेंशन मत लिया कीजिए, अगर कुछ ऐसा टर्मिनेशन कभी होता है लेक्चर का, तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखने को मिलेगा, और वॉइस नहीं आ रही है तो फिर तो बोलने वाली बात ही नहीं है, लेक्चर फिर से रिकॉर्ड जरूर होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक कि हाँ, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर जो पीडीएफ यहाँ पर सारी जो भी आप लोग हैं रिसेंटली अभी रिवीजन के लिए प्रोवाइड करा दीजिए, तो सारी ऑलरेडी टेलीग्राम पर आप लोग को मिल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम पर। यहाँ पर मैंने जनवरी से लेके अभी जो आप लोगों की थी यहाँ पर अगस्त तक की सारी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, इसी के नीचे सबके नीचे मैंने वीडियो का लिंक भी दे दिया है, ताकि अगर किसी को पता ना चले फिर ढूंढता है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर आप लोग वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, जो भी वीडियो आप लोग की बची हुई है। ठीक है, तो आप लोग उसका भी रिविजन कर लीजिएगा, और रिविजन ताबड़तोड़ अब आप लोगों को करना है, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। ठीक है, इसको पिन भी कर दिया मैंने, आराम से जाओगे जब टेलीग्राम पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ यहाँ पर। बाकी अगर रिजल्ट देखना है तो उसकी भी पीडीएफ मैंने यहाँ पर शेयर कर दी थी, और सारी बातें जो भी मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो टेलीग्राम पर मिल जाती है। आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग यहीं से जा सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनके सबके आंसर भी मैं यहीं पर ही पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग कई बार रिपीटेडली पूछते रहते हैं, तो इनको फॉलो कर लीजिए, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बेसिकली एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी, कोई दिक्कत फिर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर कई बार देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लो वीडियो अपलोड कर दी तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन लेट भेजेगा, पहली बात। दूसरी बात ये रहती है कि कई बार यहाँ पर वो दिखता भी लेट है यूट्यूब में, जबकि टेलीग्राम पर जाकर आप लोग डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं उसके ऊपर। लगभग टेलीग्राम पर कई बार 15 से 20 मिनट क्या आधा घंटे पहले आप लोग को वीडियो मिल जाती है, जबकि वो यूट्यूब पर दिखता ही नहीं है। तो यूट्यूब पर अंडर प्रोसेसिंग चलता रहता है, जबकि आप लोग टेलीग्राम पर लिंक पर क्लिक कर आप लोग जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, तो टेलीग्राम पर सारे नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये चीजें आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग जा सकते हैं आसानी से यहाँ पर, ठीक है, जहां पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे बढ़ेंगे, काफी कुछ शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, जिसमें काफी कुछ नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। तो सारे पॉइंट एक एक कर कवर करूंगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आज आप लोगों की रिवाइज भी करवाऊंगा, क्योंकि फिर से उसी के ऊपर एडिटोरियल यहां पर आया है, तो जो भी एडिटोरियल आया तो उसको रिविजन कर लेंगे, अच्छे से आप लोग चीजों को यहां पर देख पाओगे। ओके, और संडे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है द हिंदू का, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आप लोग की रिवाइज कराने वाला हूं वहां पर। ठीक है, और कई सारे बच्चे और भी कई सारी बातें बोल रहे हैं, जैसे कि एक बच्चे के द्वारा क्या 2-3 बच्चों के द्वारा बोला गया सर इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर कुछ कीजिए शॉर्ट वीडियो। तो मैं देखूंगा दोनों की कोई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप लोग की एक वीडियो में ही प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर सके। ठीक है, तो इसको देखता हूं, ये अभी रिसेंटली मतलब देखता हूं, टाइम जब भी मुझे लगता है मैं उसको अपलोड जरूर करूंगा, जिसमें दोनों चीजें आप लोग की देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक सर्वे भी और बजट भी पूरा एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी होगी लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी ज्यादा से ज्यादा, या जितनी लगभग, जिसमें सारी चीजें आप लोग कवर हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से मेनली, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, देखता हूं, इसको बताओ कब प्रोवाइड कराना है, उसके लिए भी टाइम आप लोग बता सकते हैं कि कब चाहिए आप लोग को। तो देखता हूं उसको, मतलब थोड़ा टाइम भी लगेगा मुझे, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो बता दूंगा, तो ये मैं आप लोग कवर करा दूंगा, इनके आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली मैं बोलना चाह रहा था। ओके,
अब देखते हैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या क्या आर्टिकल है, एक एक कर यहाँ पर न डालेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात कर रहे हैं बेसिकली जो मैंने सेंसस वाला आप लोगों से डिस्कस किया था उसी के बारे में। तो रिवीजन हो जाएगा पूरा सेंसस वाला आर्टिकल आप लोगों का, तो इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली सेंसस कहाँ से निकल के आया, हिस्ट्री क्या थी, वो सारी चीजें बता दूंगा। और अभी सेंसस इसकी वजह से न्यूज में भी चल रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर कास्ट सेंसस के बारे में बात करेंगे, कास्ट से रिलेटेड भी डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर एक छोटी सी पॉइंट ये बोल रहे हैं, देखिए हालांकि ये डिफिकल्ट है कि कास्ट का सेंसस हम लोग को इकट्ठा करना है, पर लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके से अगर कास्ट का सेंसस मिल जाएगा तो काफी यूजफुल रहेगा, अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से टारगेट कर पाएंगे और उनके लिए यूजफुल हम लोग चीजें बेसिकली लेकर आ पाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम लेकर आ पाएगी, किस तरीके से चीजों को स्टैब्लिश करना है ग्राउंड लेवल पर, एग्जैक्ट सिचुएशन हम लोग समझ पाएंगे। तो काफी कुछ यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो पहली बार प्रस्तुत किया गया था 2011 में, तो उसकी भी बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो पूरा आर्टिकल अच्छे से कवर करूंगा कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। हिस्ट्री बताऊंगा, वो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पूरा रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। ये साइड वाला आर्टिकल जो है बेसिकली अभी एफडीआई और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे एफडीआई और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या क्या चीजें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग के निकल के आएंगे, एफडीआई क्या होती है, किस किस तरीके से क्या क्या चीज देखने को मिलती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली फिर से यहाँ पर AUKUS जो कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए के द्वारा मिलकर एक ग्रुप बनाया गया, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया को भी क्या फायदा हो सकता है, तो आप लोगों को पता ही, मैंने बताया था कि बोला गया था कि क्वाड इससे ताकतवर होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन आएगी, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि अब फ्रांस के साथ में इंडिया के रिलेशन और अच्छे होंगे क्योंकि फ्रांस का एग्रीमेंट कैंसिल हुआ था, किसके साथ में, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ में कैंसिल, ठीक है। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो पनडुब्बी फ्रांस से खरीद रहा था, फ्रांस बोला था कि 2032 में पनडुब्बी प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसके चलते अब इंडिया को और अच्छे लेवल पर चीजें मिलेगी यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्वाड और आगे आने वाले टाइम में बेसिकली ये ग्रुप मिलकर काम करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से चाइना को टैकल कर पाएंगे। तो पूरा आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो यहाँ भी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। देखिए रेगुलर लेक्चर सुनने का फायदा ही रहता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों की ऑलरेडी रिवाइज होती रहती हैं, तो उसको आप लोग रेगुलर देखकर सुनिए, ठीक है। यहाँ पर फिर से कोरोना वायरस के जो वेरिएंट है बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तो सारी चीजें आप लोग जानते हैं क्या चल रहा है। और ये बेसिकली एक लोकल आर्टिकल है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात करें बेसिकली किस एरिया के बारे में, महाराष्ट्र में मुंबई के बारे में, ठीक है। तो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर अभी भूमि पूजन के बाद में ये स्टार्ट किया गया था, तो उसी के बारे में बात की जा रही है क्या क्या चीजें हैं, तो आप लोगों के लिए कम से कम ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर जो आर्टिकल आप लोगों के सामने ये बेसिकली एफडीआई के बारे में बात करने वाला है और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने वाला है। नॉर्मली अगर आप लोग इसको समझना चाहेंगे तो आप लोगों को कई सारी बातें जानने को मिलेगी। पहले थोड़ा सा बात मैं आप लोगों से अगर एफडीआई के बारे में बात करूं यहां पर, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एफडीआई अगर बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने नॉर्मली शब्द सुना होगा, पर लेकिन यहां पर ये दो तरीके से आप लोगों को डिवाइड देखने को मिलेगा। एक तो होता है एफडीआई जिसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि बाहर का कोई पर्सन आकर अपनी होम कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाकर अगर वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करे किसी प्रोडक्शन में, किसी दूसरी एक्टिविटी में, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया तो एक तरीके से कंपनी के अंदर शेयर आ जाएंगे उसके, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तरीके से काफी पावरफुल ये एक एफडीआई माना जाता है जिससे कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पर लेकिन ये क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, ये क्या रहते हैं, नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं और फिर निकल लेते हैं। यानी कि ये अलग है एफपीपी, जो एफपीआई है यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और ये अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यानी कि ये वाला जो रहता है ये आप लोगों को प्रॉपर एक सही तरीके से एक एस्टेब्लिशमेंट रहेगा और यहाँ पर इनके हाथ में पावर भी होगी, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं बिजनेस के ऊपर कंट्रोल भी होगा जो एफडीआई वाला इन्वेस्टमेंट होगा। पर लेकिन जो एफपीआई वाला इन्वेस्टमेंट होगा इसमें ऐसा कोई कंट्रोल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तीन तरीके से, तीन कंपोनेंट में बेसिकली आता है। एक तो इक्विटी, यानी कि एक तरीके से फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, यानी कि कंपनी में ओनर बन जाते हैं वो, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, यानी कि कंपनी के शेयर परचेज कर लेना। दूसरा है री इन्वेस्ट करना, अर्निंग जो अर्न किया है उसको फिर से री इन्वेस्ट करना। तीसरा होता है इंट्रा कंपनी लोन, ठीक है, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बोरोइंग चल रही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर एफिलिएटेड एंटरप्राइज भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि इक्विटी अगर कैपिटल के बारे में बात करें, री इन्वेस्टमेंट जो री इन्वेस्टेड अर्निंग के बारे में बात करें और इंट्रा कंपनी लोन के बारे में बात करें, तो ये तीन तरीके होते हैं जिसके बेस पर नॉर्मली एफडीआई आप लोगों को देखने को मिलती है। और दो तरीकों से ये कंट्री के अंदर आती है। पहला तो है यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल लिया जाता है, ये अप्रूवल नहीं लिया जाता है, सॉरी, ऑटोमेटिक का मतलब बिना अप्रूवल के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये वाला एफडीआई देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर दूसरा क्या रहता है, ये रहता है बेसिकली एक जिसके तरह अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को डिफेंस में यहाँ पर आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना है,
तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी सेक्टर ये, ठीक है। ये तो इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ऐसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट सेक्टर है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से, उनसे अप्रूवल भी लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो रूट है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। तो यहाँ पर ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जद्दोजहद जुड़ेगी इसमें, तो आसानी से क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है यहाँ पर, इसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो ये किसके अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर देखने को मिलेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। तो ये दो तरीके होते हैं, और इस तरीके से तो एफपीआई, एफडीआई, और ये कौन कौन से कंपोनेंट है और किस किस रूट से आते हैं। तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन चुके हैं। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आप लोगों को ये बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में कुछ काम नहीं किया गया, बहुत सारे काम भी किए गए। अगर इसके बारे में बात करूं, यहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन वैसे देखने को मिल जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ये है, अभी फिलहाल बोला गया कि 62% के करीब ड्यूरिंग, अगर पिछले 4 मंथ में आप लोग देखोगे, यानी कि अप्रैल जुलाई से अगर आप लोग काउंट करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में अभी यहां पर बढ़ गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो लगभग यहां पर 10% का ग्रोथ है। यहां पर अभी 4 महीने में 27.37 बिलियन अभी हमारी कंट्री में डॉलर एफडीआई में आया है। तो 82 बिलियन एफडीआई देखने को मिला। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर अभी बताऊं आप लोगों को, तो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे गाड़ियां वगैरह है, बाइक वगैरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 23% के करीब शेयर यहां पर है, ठीक है। एफडीआई इक्विटी फ्लो जिन्होंने यहां पर शेयर खरीदे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हो गया तो 18% हो गया, सर्विस सेक्टर में 10% हो गया। तो आप लोगों से बोला जा सकता है कि टॉप 3 इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, जहां पर एफडीआई हमारी कंट्री में ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, फिर यहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में दूसरे नंबर पर, और सर्विस सेक्टर में तीसरे नंबर पर, जो सबसे ज्यादा एफडीआई आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर बन जाएगा कि एफडीआई के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर बेसिकली टॉप 3 कौन से ऐसे एरिया है जहां पर एफडीआई है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा 45% है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर 23%, और दिल्ली में यहां पर 12% के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात करने वालों कि आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली गई हैं, उसको एक एक कर यहां पर समझेंगे। बोला यह गया कि अभी हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर डेटा प्रस्तुत किया गया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इसके द्वारा यह बोला गया कि हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7% बढ़ गया है, यानी कि लोग जो है 7% ज्यादा बेरोजगार देखने को मिलेंगे, जो कि जुलाई के महीने में, और अगस्त के महीने में ये 8.3 हो गया, यानी कि और ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि एक महीने के अंतराल में 1.9 मिलियन, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 20 लाख लोग ऐसे हैं एक महीने के अंतर में यहां पर जिनकी जॉब चली गई है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जॉब फिलहाल जा रही है। तो ये होता क्या है, कई तरीके से आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप मैं आप लोगों को बताऊं, पहला तो आप लोग को देखने को मिलेगा फ्रैक्शनल, यानी कि क्या होता है, आप लोग एक जॉब कर रहे हैं, एक जॉब से आप लोग मान लीजिए किसी दूसरी जॉब पर आप लोग शिफ्ट हुए, तो कुछ टाइम के लिए आपके पास में यहाँ पर जॉब नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो जॉब चेंज करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जब जॉब नहीं रहती है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है, एक फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल कैटेगरी में आएगा। स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक अलग ही पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से जो वर्कर है उसकी स्किल मैच नहीं करती है जो अवेलेबिलिटी है जॉब के लिए। यानी कि जैसे कि आप लोग आज के डेट में क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करके निकल गए, पर लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में आप लोग जॉब करने जाते हैं तो वहां पर क्या कहेंगे, ये सीख कर आओ, वो सीख कर आओ, तो जब वो सीख कर आओगे तब जॉब मिलेगी, तो इसकी वजह से दिक्कत रहती है। तो यानी कि जो आप लोग की स्किल है और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसमें मिसमैच रहेगा, तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल देंगे। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है या फिर फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो ऑप्शन दे देंगे, तो चारों के ऑप्शन उल्टे सीधे कर देंगे ताकि आप लोग मैच ही ना कर पाए। और बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना आप लोगों का, अगर ध्यान से आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये नॉर्मली आप लोगों को कई जगह देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन में या फिर एग्रीकल्चर में, कि जब सीजन आया तो जॉब मिल रही है, जब सीजन नहीं आया तो फिर जॉब चली गई। तो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है जब सीजन आता है। मान लीजिए कोई अभी जूते बनाने वाली इंडस्ट्री है, अब सर्दियों में बढ़ जाएगी रिक्वायरमेंट तो दबाकर जूते बनाएंगे, ठीक है, फिर यहां पर कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर में खेती में बात करें, गेहूं कटाई आ गया, जैसे गेहूं काटने का टाइम आ गया तो वहां पर बहुत सारे लोग लेबर को लगा दिया जाता है गेहूं काटने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज देखने को मिलेगी। जैसे गेहूं का काम कंप्लीट हो गया, अब घर में अनाज और भूसा आ गया, उसके बाद में फिर उनको भूसों की जॉब चली जाती है, ठीक है। जैसे ईख अभी क्या हो रहा है, जैसे कि अगर बात करें जहां पर गन्ने की खेती होती है वहां पर गन्ने को बांधा जा रहा है, ठीक है, ताकि वो खड़ा रहे अपनी पोजीशन में, ठीक है, गिर जाते हैं ना, हवा चलती है, बारिश आती है, तो इस तरीके से उनको जॉब मिलती है अभी यहाँ पर। तो कई सारे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात की जाए साइकिल कई बार ना कई शब्द ना अटक जाते हैं। ये हो गया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, जब मान लीजिए हमारी कंट्री में क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे आ गई, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जॉब मिल जाएगी, तो साइन करनी होता है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है।
तो ऐसे अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। तो यहां पर इकोनॉमिक व्यवस्था के बेस पर जब इस तरीके से इंप्लीमेंट होता रहता है तो चेंज वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 4 टाइप मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, तो इसको हल्का सा आइडिया रखिएगा। बाकी अगर बात करें तो यहां पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि फिलहाल रिसेंटली अभी क्या है कि यहां पर 8.7 मिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉन फार्म जो जॉब है वो यहां पर आप लोगों को इंक्रीज होती नजर आएंगे, और 6.8 मिलियन के करीब यहां पर बिजनेस में और स्मॉल ट्रेडर में देखने को मिलेगी। यानी कि एग्रीकल्चर में अभी चीजें कम हुई है, यानी कि जॉब जो है वो कम हुई है, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। होता क्या है, देखिए मान लीजिए आप लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, यहां से रॉ मटेरियल निकाल के लेकर आएंगे गन्ना। अब गन्ना पहुंच गया फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में गन्ने से क्या करेंगे, यहां पर चीनी बनाई जाएगी, खांड बनाई जाएगी, बूरा बनाई जाएगी, और भी कई सारे जो प्रोडक्ट है यहां पर वो सारे निकाल कर लाए जाएंगे और फिर इसको मार्केट में ले जाकर बेचा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर ये वाला जो सेक्टर है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर लेकिन अगर यही वाला सेक्टर अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो फिर यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो अभी यहां पर जो हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, अभी यहां पर इसी तरीका पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। कई सारे एरिया जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे कोविड-19 के चलते, तो उसी के चलते बोला जा रहा है कि अभी कई सारे लेवल पर तो आप लोग यहां पर लोगों की जॉब जाती हुई नजर आती है। खासकर एग्रीकल्चर में तो सीजनल लेबर एग्रीकल्चर में इधर उधर हो जाएगी, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। मान लीजिए खेतों में काम अभी नहीं है तो क्या करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करेंगे, कहीं पुल बन रहा है, कहीं पर कोई फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है, तो वहां पर आप लोगों को लोग जो है वो जॉब करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि नॉर्मली जैसी उनकी क्वालिटी है, इंसान की जैसी क्वालिफिकेशन है, उसके लेवल की जॉब नहीं मिल पाती है। उनको क्या करना पड़ता है, जॉब न होने की वजह से उनको एक तरीके से ऐसी जगह पर भी जॉब करना पड़ता है जो कि उनके लेवल की जॉब नहीं है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कई बार, ठीक है, फोर्स किया जाता है यहां पर एक तरीके से। जब यहां पर इस तरह की कंडीशन आती है तो लो एंडेड सर्विस, ऐसी सर्विस में मिलेंगे। मान लीजिए पढ़ने में तो कोई पर्टिकुलर इंसान है पीएचडी का रखी है, ठीक है, जाकर पियोन की जॉब कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पियोन की जॉब अच्छी नहीं है, अपनी जगह पियोन की जॉब अच्छी है, पर लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग है कि आप लोग 12th पास हो या 10th तो 12th इस तरीके से। पर लेकिन पीएचडी करा हुआ बंदा अगर पियोन की जॉब कर रहा है तो ये एक तरीके से इस पर्टिकुलर पर्सन की एक सही एफिशिएंसी का यूटिलाइजेशन तो नहीं हुआ, तो ये इस तरीके से सही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली एक सही क्वालिफिकेशन के लेवल के बंदे को उसी लेवल की जॉब यहाँ पर मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो ये भी बेसिकली यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है, सजेस्ट किया जाता है कि एक तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एक तरीके से आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। मतलब क्या है, मतलब ये एक पर्टिकुलर अगर बात करें फैक्ट्री में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जैसे स्टार्ट होगा, फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर दी, अब फैक्ट्री में लोग भी आएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, उससे प्रोडक्ट भी निकलेगा, मार्केट में उसकी डिमांड भी जाएगी, तो इस तरीके से सारी चीजें बनने लगती है। पर लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कोई प्राइवेट वाला नहीं आता इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट को सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, और इसमें अगर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे गवर्नमेंट ने एक माहौल बना दिया, फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके चलते काफी लार्ज स्केल पर डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट जॉब भी आप लोगों को मिलती हुई नजर आएंगी। प्रोडक्ट जो यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, इसी के साथ में लेबर की जो डिमांड बढ़ेगी यहाँ पर, तो इस तरीके से कई सारी चीजें बढ़ जाती हैं। पर लेकिन बोला यह गया कि आप लोगों को यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा, कई बार यहाँ पर जो एफडीआई आता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, पर लेकिन कई सारी दिक्कत भी देखने को मिलती है। मान लीजिए एफडीआई आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो दिक्कत क्या देखने को मिलेगी, से नोएडा के बारे में बात की जा रही है, तो नोएडा में नोएडा नहीं, नोकिया के बारे में, तो नोकिया की एक पर्टिकुलर फैक्ट्री थी तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है, तो यहां पर जो फैक्ट्री थी यहाँ पर, इसमें मान लो बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 8000 परमानेंट मेंबर, बल्कि ये 3 शिफ्ट में जॉब कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, ये मिलियंस ऑफ फोन बना रही थी यहाँ पर लेकिन अगर ये कंपनी शट डाउन हो जाती है तो फिर सोचिए, ठीक है, तो एक तरीके से होल्ड हो गया इसका ऑपरेशन 2014 में, तो इस तरीके से क्या हो गया, इतने सारे लोग जो है तुरंत अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो एक पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर करना चाहिए। कई बार इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी भी यहाँ पर गलत हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर फोर्थ ही साथ वो छोड़कर चली गई यहाँ पर इंडिया में, तो क्या हुआ, कई सारे लोगों की जॉब चली गई। तो ऐसे भी पैटर्न देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीजें भी अंडरस्टैंड करने वाली है। गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम भी चलाए, अगर बात की जाए इसके ऊपर एफडीआई को प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने बताया था नेशनल टेक्सटाइल, जो अलग अलग एरिया में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जैसे फोन बनाने वाली कंपनी है उनको थोड़ा फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाए। इसी के साथ में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, मेक इन इंडिया के तहत भी कई सारे काम किए गए, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो पूरा आंसर राइटिंग के लिए भी आ जाए, या फिर एफडीआई के बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले, हमारी कंट्री में कहां पर इन्वेस्टमेंट आया, ये बेसिक क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में कहीं पर भी बन सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी डिटेल में आप लोगों का रिवीजन कराने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सेंसस क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, और इसी के पास में और भी कई सारी चीजें जानने को मिलेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री भी थोड़ी कवर करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा टकटकी लगाकर, ठीक है।
मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बेसिकली सेंसस के बारे में। सेंसस को हिंदी में जनगणना बोलते हैं, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे और यहां पर क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करना हो तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बोला जा रहा है एज द सेंसस शेप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक डिसीजन डेवलपमेंट गोल्स डिले द 2021 सेंसस विल हैव इट कोर्स। यानी कि अगर आप लोग ये सेंसस को डिले करते हैं, जैसे सेंसस जो है हमारा बोला गया था कि ये स्टार्ट हो जाएगा लगभग कि 2021 के मार्च में, पर लेकिन अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं सितंबर के महीने में, तो अगर जनगणना लेट होगी तो पता नहीं चलेगा बहुत सारी चीजों के बारे में। तो उसी के चलते यहां पर ये आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको 150 से 200 से 250 में लिख सकते हैं, जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करें। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो 150 में लिख लेना, यूपीएससी की तैयारी करें तो 250 में लिख लेना। अब मैं आप लोगों को यहां पर कई सारी बातें बताऊंगा बेसिक, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए हिस्ट्री सेंसस के बारे में। पहले सेंसस के बारे में समझिए कि सेंसस को कंडक्ट कौन कराता है। तो सेंसस को कंडक्ट कराता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ये जो क्रिएट की गई थी यहां पर बेसिकली 1949 में, ये इस तरीके से पोस्ट क्रिएट की गई हमारी कंट्री में आजादी के बाद में। ऑल द सेंसस सिंस 1951 यानी कि 1951 के बाद में जो भी सेंसस कंडक्ट कराए गए, उसके लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट आया जिसको बोला 1940 का सेंसस एक्ट, यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि जनगणना का जो एक नियम आया वो था ये। यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। अगर आप लोग बात करें 2011 का जो सेंसस था वो 15वें नंबर का था। इसका मतलब ये कि 2000 जो अभी ये 21 वाला सेंसस रहेगा ये कितना होगा? ये 16वें नंबर का सेंसस होगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि सेंसस जो होती है, जनगणना होती है, 10 साल में आप लोग को देखने को मिलेगी। हर 10 साल में हम लोग काउंट करते हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। पर लेकिन ये तो मैंने आप लोगों को बोला आजादी के बाद में बात करो, या फिर अगर 1872 से आप लोग इसको चेक करोगे तो ये सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर बात करोगे यहां पर आजादी के बाद से, तो आप लोगों को 7वां सेंसस देखने को मिलेगा। यानी कि 1872 में जब एक मेन प्रॉपर एक सेंसस हमारी कंट्री में आया था, उसके हिसाब से बात करेंगे तो ये 15वां है। पर लेकिन आजादी के बाद अगर देखो तो 7वां सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्या बोल दिया मैंने यहां पर, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को दूसरी स्लाइड पर लेकर चलता हूं। देखिए सेंसस की ना एक हिस्ट्री है, जनगणना की एक हिस्ट्री है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर आप लोग एंसेंट और मेडिवल टाइम में जाएंगे तो ऋग वेदा के बारे में भी सेंसस के बारे में बात की गई, वहां पर भी पॉपुलेशन को गिना करते थे वो लोग, ठीक है, कि हाँ भैया इतनी पॉपुलेशन है, क्या क्या हम लोग चीजें ले सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से अनाज वगैरह लोगों को प्रोवाइड कराना है, तो उस टाइम पर भी गिना जाता था। ये ऋग्वेदा में बोला गया। 4 वेद है ना, आप लोगों को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। एक और बच गया, इसका नाम आप लोग बताइए कौन सा वेद होगा। बस देखता हूं किस किस को वेद सारे याद है। ये छोटी छोटी चीजें यार, ये पता होना चाहिए। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, हिस्ट्री की भी ये चीजें हैं थोड़ी सी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट यहां पर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे छोटे, जैसे पूछ लिया आप लोगों से कि अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। कौटिल्य, जिसको आप लोग चाणक्य भी बोला करते थे, ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा भी पॉपुलेशन को बेसिकली काउंट करने की बात की गई अर्थशास्त्र के अंदर में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मुगल एम्परर के बारे में अगर बात करिए, अकबर के बारे में, तो उनके द्वारा आईने अकबरी जो थी बेसिकली यहां पर, तो आईने अकबरी में यहां पर उनके द्वारा बात की गई कि एक तरीके से पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी राज्य जो है वो चीजों को ढंग से लेकर चल पाएगा। यानी कि जनगणना आज से नहीं है, पुराने टाइम से आप लोगों को देखने को मिली है। तो ये मैंने बता दिया एंशिएंट टाइम और मेडिवल टाइम में, यानी कि जो एंशिएंट प्राचीन हिस्ट्री जो है आप लोगों की, और मध्य भारत जो है उसमें आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। जब आप लोग मॉडर्न इंडिया में जाओगे, यानी कि जो आप लोग जो अभी फिलहाल का जो मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे, जहां से पैटर्न चलना स्टार्ट हुआ, उसके बारे में पहली बार जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था ये था 1830 में, ठीक है। तो हेनरी वोल्टर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था ढाका के अंदर, जो कि आज के डेट में कहां पर जा चुके हैं, बांग्लादेश के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। सेकंड सेंसस जो कंडक्ट कराया गया 1836 से लेकर 37 तक का, ये सेंट जॉर्ज के द्वारा यहां पर कंडक्ट कराया गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट। अगर आप लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर ये मेंशन कर रखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पर लेकिन अगर टोटल तरीके से अगर बात करें मॉडर्न सेंसस के बारे में, तो 2 तरीके के सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो बोला गया नॉन सिंक्रोनस, यानी कि एक पता चला उत्तर प्रदेश में करा दिया, एक तमिलनाडु में करा दिया, पता चला एक नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में करा दिया, यानी कि पूरे देश में एक साथ नहीं कराया, तो इसको बोलते हैं एक तरीके से नॉन सिंक्रोनस। तो इस तरीके से जो सेंसस कंडक्ट कराए गए ये 1865 से और 1872 में कंडक्ट कराए गए, डिफरेंट पार्ट में कंट्री के, पूरे देश में नहीं हुए, इसीलिए नॉन सिंक्रोनस बोला गया। एक ठीक ठाक सा सेंसस कंडक्ट कराया गया जहां से हम लोग काउंट करते हैं नॉर्मली, और आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। ये था 1872 में, ठीक है। 1872 में कौन थे यहाँ पर, वॉइसराय, ये थे लॉर्ड मायो, ठीक है। तो वॉइसराय लॉर्ड मायो थे। तो पहला जो यहाँ पर सेंसस कंडक्ट कराया गया वो यहाँ से आप लोगों का देखने को मिला। पर लेकिन ये नॉन सिंक्रोनस था, ये याद रखिएगा। 1872 की बात कर रहा हूं, यानी कि 1872 में जब यहाँ पर देखने को मिला लॉर्ड मायो के द्वारा, तो ये आप लोगों को देखने को मिला। लॉर्ड मायो के बारे में कुछ और छोटी सी बातें बता दो, चलो थोड़ा सा एक गवर्नर जनरल भी आप लोगों को कवर हो जाएगा। लॉर्ड मायो के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
और कॉमर्स, ये याद रखिएगा, लॉर्ड मायो के द्वारा। इसी के साथ में इनके द्वारा डिसेंट्रलाइज किया गया था, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होता है हमारी कंट्री का वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। और इसी के साथ में जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो एक नॉर्मल सेंसस कंडक्ट कराया गया, ठीक है, तो यहाँ पर 1971-72 इसको याद रखिएगा, ये यहाँ पर कंडक्ट कराया गया, ठीक है। और इसी के साथ में ये जो था पर्टिकुलर अगर इसके बारे में बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखिएगा, यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था मायो कॉलेज इन अजमेर के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बेसिकली वो देखने को मिला था, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई लॉर्ड मायो के बारे में। तो लॉर्ड मायो जो थे 1869 से लेकर 1872 यानी कि 1869 से लेकर 1872 तक, तो इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला, ठीक है। तो बेसिक चीजें होगी इनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। आगे चलते हैं, अब पूरा अगर सेंसस के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो सिंक्रोनस सेंसस यहाँ पर निकल कर आया, ये बेसिकली 1881 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1881 में, याद रखने का ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे सेंसस जो है वो प्रॉपर वे में आप लोगों को देखने को मिले। और यहां पर जो सेंसस थे, सेंसस कमिश्नर जो थे यहाँ पर, ये थे WC पॉलवेडन, ठीक है। तो यहां पर सेंसस कमिश्नर थे जब यहां पर सिंक्रोनस पहला प्रॉपर सेंसस कंडक्ट कराया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये पूछ ले अगर आप लोगों से यहाँ पर कौन थे भाई साहब, ये तो बता दो, गवर्नर जनरल सॉरी वायसराय, तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पर ये रिपन काटा गया, ये याद रखिएगा, रिबन काटा गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में देखिए रिपन ने काफी सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, अगर आप लोग जानते हो तो। अगर बात करें तो हमारी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करें पुराने टाइम पर, तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन के द्वारा काफी कुछ यहाँ पर प्रोविजन लाए गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, तो रिपन वाज द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट बिलव्ड वायसराय, जिसको इंडिया में जानते हैं। ये बात इनके लिए बोली गई थी, लॉर्ड रिपन के लिए, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, क्योंकि एक काफी जनता के वेलफेयर के लिए इनके द्वारा काम किए गए। क्योंकि जो इनसे पहले लिप्टन था वो सारी हरकतें करके गया था, कई सारी उल्टी सीधी, ठीक है। और इसके चलते यहाँ पर लॉर्ड रिपन के द्वारा काफी अच्छे अच्छे काम किए गए। तो यहाँ पर 1880 से लेके यहाँ पर ये 1884 तक यानी कि 1884 तक रहे लॉर्ड जो रिपन थे। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही पहला सेंसस लाया। इसी के साथ में इंपोर्टेंट जो है यहाँ पर याद रखिएगा, एक हंटर कमीशन तो आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि हमारी कंट्री में जलियांवाला बाग हुआ उस टाइम पर हंटर कमीशन आया उसको चेक करने के लिए। एक हंटर कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि एजुकेशन के लिए लाया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पर। तो दोनों हंटर कमीशन अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। एक हंटर कमीशन है यहाँ पर, ये 1882 का, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और दूसरा हंटर कमीशन जो है वो आगे चलकर आता है फिर 1920 में। तो दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बेसिकली हिस्ट्री की बात होगी आप लोगों के सामने। तो लॉर्ड रिपन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया और लॉर्ड मायो के बारे में बताया। एक और बात, हाँ, जो यहां पर रिपील कर दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1882 का था। 1882 में जो प्रेस एक्ट लेकर आया था एक वर्नाकुलर, उसमें क्या था कि एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि एक होता क्या था, जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो क्या करते थे, अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया, किसी ने बंगाली में न्यूज़पेपर लिख दिया, ठीक है, किसी ने हिंदी में लिख दिया, किसी ने गुजराती में लिख दिया, तो सब लोग अलग अलग न्यूज़पेपर छापते थे। तो अंग्रेजों ने ये बोला कि यार तुम ना इसमें कई सारी उल्टी सीधी हरकतें छाप देते हो, और जब तक हमको पता चलता है हम पढ़ते हैं इनको, तब तक वो वायरल हो जाती है, कहीं ना कहीं दंगे हो जाते हैं। तो एक ऐसा एक्ट लेकर यहां पर आए ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इसके चलते बोला गया कि इंग्लिश वगैरह में चीजों को लेकर चलो, तो यहां पर एक तरीके से कई सारे ऐसे प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है। तो फिर यहां पर इनके द्वारा उसको हटा दिया गया, जिसके चलते यहां पर इनको एक बिलव्ड वायसराय बोला गया मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो ये मेरा हिस्ट्री का मैंने पोर्शन आप लोगों को यहां पर बता दिया, इसके बारे में आइडिया रखेगा। तो इस तरीके से यहां से चीजें सेंसस स्टार्ट हुए, पर लेकिन ब्रिटिश इंडिया में जब सेंसस हुआ तो यहां पर कश्मीर जो था वो एक अलग पार्ट था, इसके अंदर सेंसस नहीं देखने को मिला। तो सेंसस जो था ये एक तरीके से जब से लेके अब तक का हर 10 साल में सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कंटिन्यूअस सेंसस चले हुए आ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो दो फेज में देखने को मिलता है। पहले में हाउसिंग लिस्टिंग की जाती है और दूसरे में यहां पर पॉपुलेशन का इनोवेशन किया जाता है। इनके पहले घरों के बारे में बात की जाती है, कहां पर क्या क्या घर वगैरह, और उसके बाद में पॉपुलेशन देखते हैं। और इसमें भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या वर्क क्या क्या काम किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी की जाएगी। तो डिजिटली कलेक्ट किया जाने वाला पहला सेंसस होगा ये हमारी कंट्री में अब तक का 140 साल की हिस्ट्री अगर सेंसस की उठाकर आप लोग देखोगे। इसी के साथ में ऑफलाइन मोड में भी चीजें देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन मोड में नहीं है। अब तक यहां पर अगर बात करें, ये सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं होगा ऐसा आप लोगों को सिटीजनशिप का प्रूफ देने के लिए कि आप लोग सिटीजनशिप हैं या फिर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2021 का जो सेंसस है ये बोला जा रहा है कि कास्ट डेटा को कलेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए जो आर्टिकल है उसमें भी बातें की गई है कि सेंसस जो है कास्ट डेटा के नाम पर यहां पर काफी ज्यादा डिले कर रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। तो यहां पर अगर पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात की जाएगी। बेसिकली पहले अदर बोला जाता था, अब इनको
ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर बोला जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 2014 में सुप्रीम कोर्ट का केस आया, याद रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा बोलते हैं, NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यहां पर है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस निकल कर आया 2014 में, तो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर बना दिया। यहां पर बेसिकली किन्नर जो है उनको थर्ड जेंडर की कैटेगरी में ला दिया। तो उसके चलते पहला जो सेंसस था यहां पर इससे पहले 2011 में होता, तो अब जो होने वाला है 2021 में हो रहा है, तो अब यहां पर इनको ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर लिखा जा रहा है यहां पर, अब तक इनको अदर लिखा जाता था। तो ये चेंज है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, आगे बात करेंगे कुछ यहां पर। पहली बार सेंसस जो है यहां पर 18 लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो हमारे संविधान के अंदर जाएंगे आप लोग, संविधान के अंदर 8वां शेड्यूल है, 8वें शेड्यूल में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेज यहां पर नॉर्मली अगर बात करें पहले 14 लैंग्वेज थी, पर लेकिन फिर यहां पर कितनी हो गई, फिर यहां पर 14 लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज और जोड़कर 8 लैंग्वेज और ऐड की गई, तो 22 लैंग्वेज हो गई। बहुत बार रिवीजन करा चुका हूं, ये 8 की 8 लैंग्वेज जो है कौन कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐड की गई है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। रिवीजन हो जाएगा, आलस मत किया करो यार, आलस करने में ना बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। आलस एक ऐसी चीज है जो इस उम्र में अभी करोगे तो पूरी जिंदगी पछताओगे। अगर आलस की बात करें तो सुबह उठने में मुझे भी आलस आता है, पर लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है मैं तुरंत साइड में करके उसको उठता हूं, ठीक है। पर लेकिन इस तरीके से आलस में पड़े रहोगे ना तो जिंदगी भर रोते रहोगे, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। पढ़ाई में अगर जो काम है आप लोगों का पढ़ने वाला, अगर उसी में आप लोग कोताही बरतोगे तो फिर क्या करने वाले हो, बता दो। कुछ और अच्छा चल रहा हो दिमाग में, बिजनेसमैन बनना है, फिर कुछ और चल रहा है, तो फिर उसको देखो चलकर, पढ़ाई क्यों कर रहे हो। पर लेकिन पढ़ाई कर रहे हो तो फिर पढ़ो यार थोड़ा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर वीडियो लंबी बन गई, ये क्या कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें मत लिखा करो यार, मतलब इतना टाइम लगता है इतनी वीडियो बनाने में, तो उस तरीके से वीडियो आती है, उसके बाद भी ऐसी ऐसी बातें करते हो। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर जरूर दिया करो। ये सारी चीजें वो पूछता हूं जो पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। 8वें शेड्यूल के बारे में बात कर दी यहां पर मैंने। अभी यहां पर बेसिकली 18 लैंग्वेज रहने वाली है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी 22 में से, और इसी के साथ में इंग्लिश में भी प्रस्तुत यहां पर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज में आती है नहीं आती है, ये चलिए क्वेश्चन बताइए, इंटरेस्टिंग है। पहली बार 2011 में जो था ये 16 लैंग्वेज में यहां पर कंडक्ट कराया गया था, जो 22 लैंग्वेज है उनमें से अगर कोड करेंगे, ठीक है। बेसिकली कोड डायरेक्टरी भी बोली जा रही है, यहां पर इंट्रोड्यूस की जा रही है ताकि प्रोसीजर को समझा जा सके, और अदर वर्ड को यूज करके यहां पर थर्ड जेंडर यूज किया जा रहा है, ठीक है। 5 लाख जो लोग हैं यहाँ पर बेसिकली 2011 की कैटेगरी में अगर देखिए 2011 का जो सेंसस था उसमें 5 लाख के करीब ट्रांसजेंडर थे। अब देखते हैं कितने यहाँ पर निकल कर आएंगे। 140 साल की हिस्ट्री में पहली बार डिजिटल चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू यहाँ पर ये बेसिकली उठाई जा रही है। और इसी के साथ में ये जो सेंसस का पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा 2024-25 तक ये पूरा जाने वाला है, यानी कि जल्दी खत्म नहीं होगा। लगभग आप लोग 2025 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। कोविड-19 की वजह से भी थोड़ी सी चीजें डिले हो गई हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि क्या अब तक भी डेटा प्रस्तुत किए जा रहे हैं 2011 के सेंसस के, जी हां, 2011 का जो सेंसस था यहां पर उसमें रिसेंटली अभी डेटा जो माइग्रेशन का प्रस्तुत किया गया, तो ऐसा नहीं है कि सेंसस जो है वो बिल्कुल तभी खत्म हो जाता है, डेटा को अपडेट कर भी प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। इशू क्या क्या आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं अभी फिलहाल के बारे में अगर बात करूं, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही है यहां पर वो है कास्ट सेंसस के बारे में। कास्ट सेंसस के बारे में बोला जा रहा है कि इसके ऊपर डेटा, कई लोग ये बोल रहे हैं इकट्ठा करना चाहिए, कई बोल रहे हैं इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पर लेकिन इकट्ठा तो किया भी गया था, 2011 के सेंसस में भी इकट्ठा किया गया था। तो अर्लियर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा डिक्लेयर किया गया अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है उसके बारे में, ठीक है, तो उनके द्वारा इंक्लूड किया गया 2011 के सेंसस में। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि एससी और एसटी वगैरह का अगर डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं तो डेटा कलेक्शन में कई सारे क्रेडिबल रिजल्ट जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन आप लोग ये देखिए, अगर हम लोग कम्युनिटी की कास्ट के डेटा आप लोग देखते हैं तो कई बार देखने को मिलेगा किसी को कहीं पर यादव बोलते हैं, वहीं पर ही कहीं उसको यादू लिखते हैं, कहीं पर उसको यहाँ पर यदुवंशी लिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक स्टैंडर्डाइज डेटा नहीं है हमारे देश में कास्ट को लेकर, और कई सारे लोगों को तो ये डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि कास्ट को ही वो अपना गोत्र भी बोल देते हैं कि हाँ कास्ट और गोत्र, उनसे पूछो कास्ट क्या है तो वो ही बोल देंगे, गोत्र पूछो तो उसको भी बता देंगे कि हाँ यही है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि कई सारे लोग जो हैं इसको समझ ही नहीं पाते और डेटा आप लोग उन्हीं से पूछोगे तो ये एग्जैक्टली सही डेटा आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इसके बारे में कंट्रोवर्सी भी निकल कर आती है। 2011 में पहली बार जब यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये कंडक्ट किया गया, अब तक भी यहां पर उसको रिलीज नहीं किया गया, उसका प्रॉपर जो डेटा है। तो इसके चलते इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी, वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के हैं अरविंद पनगरिया, ठीक है, इनके द्वारा बेसिकली यहां पर वे किया गया था कि 2011 का कास्ट सेंसस कैसे आगे लेकर चलना है, ठीक है। ऐसा है क्या पहली बार कास्ट सेंसस हमारी कंट्री में आया 2011 में? जी हां, पहली बार आया, पर लेकिन आजादी के बाद। आजादी से पहले भी यहां पर कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था। ये कंडक्ट कराया गया था कब? ये 1931 में कंडक्ट कराया गया था। जी हां, 1931 में कंडक्ट कराया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, यानी कि कास्ट सेंसस पहले भी कंडक्ट करा चुका है, आजादी से पहले भी। ऐसा नहीं कि पहली बार हमारी कंट्री में कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया है।
कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, आखिर जो सेंसस है यहां पर उसके बारे में ध्यान क्यों देना चाहिए, जल्दी से सेंसस क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है 2026 में हमारी कंट्री में डिलिमिटेशन कमीशन जो है हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के बेस पर जो बेसिकली लोकसभा की जो सीट है, राज्यसभा की जो सीट है, एक तरीके से उनको चेंज करेगा पॉपुलेशन के बेस पर। तो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा यहां पर नेक्स्ट वाला 2026 में। तो यहां पर लोकसभा के अंदर जो सीटें चेंज की जाएंगी तो उसके लिए यहां पर सेंसस प्रस्तुत होना जरूरी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोली यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो प्रोसीजर, यानी कि फाइनेंस कमीशन क्या करता है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो पॉपुलेशन के बेस पर भी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ज्यादा पैसा मिलता है, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो पॉपुलेशन काफी रोल प्ले करती है यहां पर। इसी के साथ में कई बार आप लोगों को ये देखने को मिलता है पॉपुलेशन के बारे में कि माइनॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जबकि जो मेजोरिटी है उनकी पॉपुलेशन स्टैग्नेट हो गई है। इसके ऊपर कई बार कंट्रोवर्सी रहती है, तो यहां पर इसका भी डेटा यहां पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पता चलेगा कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम है, कितने क्रिश्चियन है, सारी पॉपुलेशन पता चलेगी। तो इसके चलते प्रॉपर फैक्ट रहेंगे सोसाइटी के सामने, तो एक अवेयरनेस रहती है, जो फालतू की चीजें हैं उनसे बच जाते हैं लोग, ठीक है। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए पोस्ट कोविड-19 ये सबसे ज्यादा दिक्कत में आ गई, ये वाली कम्युनिटी, तो उनको प्रॉपर वे से फॉलो किया जाएगा अगर यहां पर प्रॉपर डेटा रहेगा तो, ठीक है। तो किसको बेनिफिट देना है, कितना बेनिफिट मिलना है, क्या कॉस्ट आने वाली है बेनिफिट देने की, तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि जब आप लोग इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं कोविड-19 के टाइम पर, तो आप लोग यहां पर ये सेंसस क्यों आप लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। आप लोग बड़े बड़े मेले कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे अभी देखने को मिला आप लोग कुंभ का मेला, तो फिर आप लोग काश ये सेंसस को आप लोग कंडक्ट क्यों नहीं करा रहे हैं। तो ये काफी गलत बात है कि सेंसस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताया, तो उसको कंडक्ट कराना काफी ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन आप लोग उसको कंडक्ट करा ही नहीं रहे हैं, उसको डिले किए जा रहे हैं। तो इससे ये सही तरीका नहीं, यहाँ पर सेंसस जो है इंश्योर करता है एक तरीके से बेटर क्वालिटी कवरेज और क्विक रिजल्ट यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर बात करें, फिलहाल अनसर्टेनिटी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कास्ट सेंसस के बारे में लोग बार बार बातें कर रहे हैं कि इसको भी इंक्लूड करके चलना है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। बाकी अगर पूछे सेंसस के अंदर यहाँ पर, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में क्या क्या पॉलिसी बनानी है गवर्नमेंट के अंदर, तो ये जरूरी हो जाता है। सारी डेमोग्राफिक क्या क्या है, इकोनॉमिक, लिटरेसी, एजुकेशन, हाउसिंग, हाउस होल्ड की इम्यूनिटी क्या है, अर्बन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी की जाती है सेंसस के अंदर में, और भी काफी कुछ, यानी कि जो जनगणना है उसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं, तो तब आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बारे में याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेंसस का पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर करा दिया। चलते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है AUKUS, ठीक है। तो इसमें न्यूज जर्नलिस्ट में भी एक पोर्शन है, तो वो भी आप लोगों का यहीं पर ही कवर हो जाएगा, और क्या क्या चीजें हैं वो भी आप लोग यहाँ पर ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर AUKUS जो है, इसके अंदर बेसिकली बात की जा रही है, अभी कुछ कंट्री को इंक्लूड करने की बात की गई, तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में समझते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन की कैटेगरी में आता है, एक मिनट यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बेसिकली इंटरनेशनल जो देखने को मिलेगा उसकी कैटेगरी में, सेंटर स्टेट रिलेशन नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसको चेंज कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना आप लोग इसको। अच्छा हाँ, पेपर तो सेकंड ही होगा ना IR के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोग देखना, ठीक है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पर इसमें भी कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। यूएसए के साथ में बात करें, अभी यूएसए ने यहाँ पर ज्वाइन किया है हाथ यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर काम करेगा, और इसको AUKUS, ठीक है। ऑकस इसका नाम बेसिकली यहाँ पर दिया गया है, ऑकस आप लोग बोल सकते हैं, ऑकुस बोल सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो जब भी कभी कुछ नई चीज बनती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पहले तो क्यों बनाई गई है इसके बारे में जानेंगे, एम क्या है इसका। तो बात की जा रही है इंडो पैसिफिक जो रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वहां पर कोई हरकतें न करे उल्टी सीधी। इनडायरेक्ट वे में नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट ही बोला गया, चाइना को टैकल करने के लिए बनाए गए इंडो और पैसिफिक रीजन। इंडियन ओशन हो गया, यहाँ पर पैसिफिक ओशन हो गया, तो इस वाले रीजन में यहाँ पर चाइना हरकतें करता है, क्योंकि साउथ चाइना सी आ गया यहाँ पर। तो इसके चलते उसको टैकल करने के लिए यूएसए क्या करेगा, यहां पर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करने वाला है, ये यूएसए और यूके मिलकर। तो क्या हेल्प करने वाले हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहले तो 3 कंट्री है, याद रखेगा, यूएसए हो गया, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूके हो गया। तो यूके और जो यूएसए वो मिलकर ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करने वाले हैं। एम क्या है यहाँ पर, मैंने अभी बताया, फ्रीडम एंड ओपननेस की बात की जा रही है, कोई भी इंटरफेयर न करे, तो इसके चलते। तो यहाँ पर अभी एड्रेस किया गया, यहाँ पर करंट जो अभी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा कुछ बातें बोली गई यहाँ पर। तो 2 डायमेंशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये एक क्या क्या फायदा पहुंचाएगा, एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को मान लीजिए क्या कर रहा हूं, करंट अफेयर की वीडियो लेकर आ रहा हूं, ठीक है। मैं बोलूं कि कुछ टॉपिक्स की वीडियो भी मैं आप लोगों को बना कर दूंगा, तो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली बोलते हैं।
अरे हाँ, एक चीज याद आ गई, अभी आप लोग की जो रैंक और जो इंडेक्सेस है उसकी एक आप लोग की वीडियो आने वाली है, तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आएगी तो ये बंद हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो दे रहा हूं तो देता रहूंगा, बाकी एक्स्ट्रा भी चीजें आप लोगों को देखने को बीच बीच में मिलती रहेंगी, तो ये कहते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ऑलरेडी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जैसे फाइव आईज इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव हो गया। अब 5 आईज में कौन कौन है ये बताइए जरा आप लोग, अभी बताऊंगा आप लोगों को, तब तक आप लोग लिखिए एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आसियान हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। आसियान के बारे में अगर कोई आप लोगों से कल को चल के अभी क्वेश्चन पूछ ले कि आसियान क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में जैसे अभी G20 के बारे में पूछ लिया, तो इस तरीके से आसियान के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, छोटी छोटी चीजें इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आसियान की फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, ठीक है। तो ये आसियान हो गया। तो आसियान में कंट्री कौन कौन सी और कब इसको क्रिएट किया गया था? बेसिकली इसको 1967 में क्रिएट किया गया था, और इसी के साथ में जकार्ता और इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आसियान के बारे में अगर कोई पूछ ले तो थोड़ा सा और बता देता हूं कंट्री कौन कौन सी है, क्योंकि जब G20 के बारे में पूछ ले तो आसियान के बारे में पूछने में उनको शर्म नहीं आने वाली है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बर्नुई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपीन हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और वियतनाम हो गया। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये है, इसके बारे में याद रखना। तो आसियान बता दिया मैंने। क्वाड के बारे में आप लोग जानते हैं, क्वाड में कौन कौन है? तो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूएसए हो गया। ये 4 कंट्री क्वाड में देखने को मिलेंगे। यानी कि बोला यह गया कि जो ऑलरेडी ये ग्रुप है ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये यहाँ पर जो अभी यहाँ पर ये नया ग्रुप बनाया गया, इंडो पैसिफिक रीजन में ऑलरेडी ये ग्रुप काम कर रहे हैं। 5 आई के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो क्या है 5 आई? तो याद रखना 5 आई में 5 कंट्री है। एक तो हो गया यूएसए, दूसरा हो गया यूके, यहां पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसी के साथ में कनाडा और न्यूजीलैंड। तो अभी यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है कि जो 5 आई है ऑलरेडी है, अब यहां पर एक और नया ग्रुप बनाया गया है। कनाडा के द्वारा ज्वाइन किया गया था अलायंस ये 1948 में, जबकि 1946 में ये ग्रुप बनाया गया था, और आगे चल के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इसको 1956 में इनके द्वारा ज्वाइन किया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ऑलरेडी अगर बात करें कनाडा के बाद में ज्वाइन किया गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में और न्यूजीलैंड के बाद में, यानी कि यूएसए और यूके के द्वारा मिलकर यह अलायंस बनाया गया था स्टार्टिंग में। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और 5 आई में कौन कौन आ रहा है ये भी आप लोग ध्यान रखना, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी, अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लोग देखोगे तो 5 आई कहां पर है? तो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ये हो गया यहाँ पर यूके, और ये हो गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया न्यूजीलैंड। और अभी जो यहाँ पर ये बनाया गया है तो इसमें क्या हो गया? इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और यूके हो गया और यूएसए हो गया। ये इन 3 ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम करने के लिए ग्रुप बेसिकली बनाए जा रहे हैं, ताकि चाइना को टैकल किया जा सके, पर्टिकुलर ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो पहली तो बात यहां पर ये होगी कि हाँ, इनके द्वारा क्या बोला गया कि ऑलरेडी ग्रुप है, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होगी, अभी सेकंड करेगा यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यहां पर ट्रांसफर की जाएगी ऑस्ट्रेलिया को विद इन 18 मंथ। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर एक और बताऊंगा अभी आप लोगों को जानने को मिलेगा कि हमारी कंट्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहां, जैसे अरिहंत हो गया, ठीक है, इसी के साथ में आईएनएस चक्रा हो गया, ठीक है। फ्यूचर अटैक सबमरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जिनके बारे में बात कर रहा हूं। ये 5 आप लोगों को फ्यूचर मिसाइल सबमरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन ध्यान रखना, न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर बम रखे हो इनके ऊपर, नहीं, इनमें न्यूक्लियर एज ए यूरेनियम हो गया, जैसे ऐसे एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा। क्या फायदा इसका आप लोग समझिए। मान लीजिए कोई पनडुब्बी है, सबमरीन क्या होती है? पनडुब्बी, पानी के अंदर डूबकर चल रही है। अब पानी के अंदर डूबकर चल रही है, उसको 2 तरीके से ईंधन मिल सकता है। एक तो उसके अंदर डीजल होगा, ठीक है, या फिर पेट्रोल, जिससे भी उसको चलाना है। पता चला अगर वो खत्म हो गए तो ऊपर भरने आना पड़ेगा उसको, ठीक है। सोलर पैनल से चलाया जाए तो वो एक तरीके टिक नहीं पाएंगी चीजें लंबे समय तक। अब बात करें न्यूक्लियर क्या होता है, एक तरीके से ईंधन होता है, ये बेसिकली जो यूरेनियम होता है। तो अगर वो उसमें डाल दिया, तो जैसे आप लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं, बिजली बनाने का काम करते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया, इंडायरेक्ट वे में ऐसा बोल सकते हैं, तो उससे उसको एनर्जी मिलती रहेगी। तो वो पानी के अंदर डूब डूब कर भी लंबे समय तक रह सकती है। अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उस पर अटैक कर सकती है। तो कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी करने का काम करती है। कोस्टल एरिया में कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य हैं। कौन कौन से? इनको आप लोग एक बार लिखकर देख लेना, कमेंट बॉक्स में याद रह जाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आंसर डायरेक्ट ना मिले एग्जाम में, पर लेकिन सोल्व करने में हेल्प कर देंगे, ठीक है। आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ कोस्टल रीजन में ये चीजें कनेक्ट करने की बात की जा रही है, वहां पर एक नॉन कोस्टल राज्य का नाम दे दिया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे उस टाइम पर। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी देखते रहा करो, वैसे मैं भी बताता रहता हूँ बार बार, तो टेंशन मत लेना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी एनपीटी, यानी कि जो न्यूक्लियर प्रोफिसेशन जो यहाँ पर जो बेसिकली जो ट्रिनिटी यहाँ पर ये बनाई गई थी, ठीक है। एक तरीके से क्या होता है यहाँ पर, इसमें अगर चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों
मॉस्को से पूछते हैं, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, तो एनपीटी इसको बोला जाता है। तो एनपीटी जो थी यहां पर याद रखना, ये 1968 में यहां पर ये बनाई गई थी, जिसके चलते यहां पर बेसिकली फंडा ये है कि किसी के पास में भी अगर यहां पर इसके अंदर कोई भी अगर मेंबर आएगा तो इसका मतलब ये वो मेंबर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, वो जो भी उसको दिया जाएगा यूरेनियम वगैरह वो उसको अच्छे काम के लिए यूज करेगा। तो इसके लिए यहां पर ये एनपीटी निकल कर आई यहां पर एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर अभी बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को कई सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएंगी जिसके चलते यहां पर वो काम कर सके। तो ये राइटर ये बोल रहे हैं कि जो बाइडेन साहब जो है, वैसे तो सब बोलते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना, ये सब बनाना है, पर लेकिन अभी न्यूक्लियर आर्म सबमरीन दी जा रही है, तो ये किस हद तक सही है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी यहां पर ट्रांसफर की जा रही है यहां पर, तो इसके बारे में इनके द्वारा कुछ बोला ही नहीं है अपनी स्पीच में, इसको एक तरीके से खागे बीच में स्पीच में बोला ही नहीं कुछ। और इंटरेस्टिंग चीज तो यहां पर ये इवन ऑस्ट्रेलिया जिसके लिए ग्रुप बनाया गया उसके जो लीडर थे, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसका नाम तक भूल गए जो बाइडेन साहब जब स्पीच दे रहे थे यहां पर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया सारी मीडिया के द्वारा कि इस तरीके से नाम भूल जाना, वो भी जिसके लिए ग्रुप बना रहा है उसी का नाम भूल गए, ठीक है। पता चला किस दिन मोदी जी का नाम भूल गए बातों बातों में, ठीक है। मोदी जी उसी दिन जो बाइडेन के पीछे डंडा लेके दौड़ पड़ेंगे कि बिल्कुल ही हद कर दी तुमने। अगर आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया यहां पर सेकंड ऐसी कंट्री होगा यूके के बाद में जिसके पास में यूएसए जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है इस तरीके से, वरना आज तक यूके के अलावा किसी को यूएसए ने ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है। तो चाइना से इतना चिढ़ चुका है कि अपनी टेक्नोलॉजी भी यहां पर ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए तैयार है। तो इंपॉर्टेंट बातें कुछ और यहां पर जानने को मिलेंगी आप लोगों को। ऑलरेडी फ्रांस के साथ में इनके द्वारा डील साइन की गई थी कि हमको सबमरीन वगैरह ये सारी चीजें देना, पर लेकिन फ्रांस ने ये बोला था कि लगभग 2030-32 में आगे जाकर इनको डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है कि यार तब तक तो काफी कुछ चेंज हो जाएगा, चाइना वैसे ही सर पर नाच रहा है, तो इसके साथ में कैंसिल कर दी गई थी डील। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये 90 बिलियन की डील थी। अब 90 बिलियन अगर आप लोगों को समझना है, हमारी कंट्री का टोटल जो बजट है डिफेंस का वो लगभग 72 बिलियन है, ठीक है। चाइना का कितना है यहाँ पर डिफेंस बजट, ये है 252 बिलियन, लगभग हमारा 4 गुना। अब यहां पर बात करें यूएसए का कितना है, तो चाइना का भी लगभग आप लोग बोल सकते हैं 4 गुना, ठीक है। तो इनका है 778 बिलियन, डॉलर में बात की जा रही है यहां पर, इससे 70 से और मल्टीप्लाई कर लेना तो पैसों में आ जाएगा कि कितने रुपए ये हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहां पर जो डील थी फ्रांस के साथ में ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही बड़ी डील थी, अब यहां पर ये इसकी डील जो है कैंसिल हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर एक तरीके से यहां से खरीदेंगे, तो इसके रिलेशन तो हालांकि इसकी वजह से थोड़े खट्टे हुए हैं, पर लेकिन इंडिया के लिए फायदेमंद चीजें हो जा रही है क्योंकि क्वाड का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया और इसके पास में ताकत आई तो यहां पर अभी चाइना को टैकल करने में हेल्प मिलेगी। और दूसरा यहां पर अगर आगे अब बात चलते हैं आप लोग, जैसे कि फ्रांस हो गया, ठीक है। तो फ्रांस से हम लोग काफी रफेल वगैरह और काफी सारी चीजें आप लोग खरीद रहे हैं, देखा आप लोगों ने। तो अभी फ्रांस जो है वो इंडिया के ऊपर और डिपेंडेंट होगा, तो फ्रांस के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे, यानी कि इनकी डील ब्रेक होना होने के दो दोस्त आपस में लड़ पड़े अगर, तो दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम वैसे तो दुश्मन नहीं है, पर लेकिन हम दोस्ती हैं। पर हाँ ये है कि दो दोस्त अगर आपस में लड़ने लगे तो किसी तीसरे दोस्त के साथ में जाकर इंसान जो है अपने, उन्हें क्या कहते हैं कि नॉर्मली गांव में बोलते हैं कि अपने वो नहीं, मतलब शब्द थोड़ा सा ऐसा यूज किया था कि मतलब ऐसे ऐसे अपनी बातें रोने लगते हैं, वर्ड थोड़ा सा वैसा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो वो वाली बातें देखने को मिलती है, यानी कि जो दिक्कतें हैं उसको बजा के सुनाने लगते हैं, तो वो सारी चीजें, तो दोस्ती तो काम आता है फिर उस टाइम पर। तो अभी इंडिया काम आएगा यहाँ पर और इंडिया को भी फायदा है इससे, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो न्यूजीलैंड जो है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड ये बोलता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्री बनाने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया को 1984 से, तो वो इसलिए इसका पार्ट नहीं है। वरना न्यूजीलैंड क्या है, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हर टाइम उन्हें छोटे जैसे मम्मी के साथ में बच्चे चिपके रहते हैं कि जहां जहां मम्मी जा रही है बच्चे जा रहे हैं, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ में चिपका रहता है। पर लेकिन सरप्राइजिंग है कि न्यूजीलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ठीक है। आगे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन है यहाँ पर, ये एक तरीके से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आगे चलकर आप लोग इसको एक तरीके से कुछ और हाथ उल्टी सीधी हरकतों के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है तो ये अलाउ नहीं की जाएगी फॉर्मर टेरिटोरियल वाटर के, यानी कि एक तरीके से चीजों को नॉर्मल रखने की भी कोशिश की जाती है। इन्होंने डिसाइड किया था कि ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, पर लेकिन यहाँ पर तोड़ दिया, ठीक है। तो आगे चलकर चीजें और पैटर्न में नजर आएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो ये पार्टनरशिप भी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और बढ़ेंगे यहाँ पर, वॉर गेम एक तरीके से एक दूसरे के साथ में यहाँ पर ये यूज करेंगे, कैसे टैकल करना है, कल कोई दिक्कत होती है, और भी यहाँ पर जैसे चाइना को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं बोला गया चाइना को टैकल करेंगे, पर लेकिन डायरेक्ट भी थोड़ा सा स्टेटमेंट में बोल दिया गया कि मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही है एशिया के अंदर में। एशिया के अंदर किसको हरकत है, चाइना के अलावा कोई हरकत ही नहीं कर रहा है, तो चाइना को ये इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट में नाम नहीं बोला पर इनडायरेक्ट वे में स्टेटमेंट में चीजें बोल दी गई हैं। तो एयू के यूएस के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो चाइना का जो एग्रेशन है साउथ चाइना सी के लिए, टेरिटोरियल एम्बिशन के लिए, कभी हमारी कंट्री में बात देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आकर घुस जाते हैं, कभी ऑलरेडी ये डोकलाम वाले सेक्टर में जाकर घुस जाएगा भूटान के अंदर में, ठीक है। इसी तरीके से कभी आकर अरुणाचल प्रदेश में जाकर हरकतें करते हैं। अगर साउथ चाइना सी में बात करें तो हाँ वियतनाम का जीना हराम कर रखा है, तो हरकतें करते रहते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए इसके द्वारा ये बेसिकली स्टेप उठाया गया है। तो कोऑपरेशन अगर यहाँ पर मिल जाए, ये यहाँ पर यही चीजें अगर ये इंडिया, जापान और साउथ कोरिया को भी प्रोवाइड करा दे यूएसए,
तो बोला ये जा रहा है राइटर के द्वारा, तो और अच्छी चीजें हो जाएंगी यहाँ पर। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, अगर कोई पूछ ले यहाँ पर 5I के बारे में क्वेश्चन बन जाए, क्वाड के बारे में क्वेश्चन बन जाए, आसियान के बारे में क्वेश्चन बन जाए, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने आप लोगों की कवर करा दी इसके अंदर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा आप लोगों को बेसिकली आर्टिकल में चीजें नहीं लिखी होती हैं, ये एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार इनसे। तो बेसिक चीजें थी, मैंने आप लोगों को ये भी कवर करा दी, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रीलिम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऐसा था जो यहाँ पर कई सारे बच्चों ने पूछा मुझसे फिर से, तो मुझे लगा इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। कुतुब मीनार के बारे में मैंने अभी बात किया था, उसमें कुछ अपग्रेडेशन किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में, क्योंकि न्यूज में आ रखी है, तो हिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। पहले तो आप लोगों को पता होगा कुतुब मीनार जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर में, दिल्ली के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बात करें यहाँ पर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, तो दिल्ली के अंदर हुमायूं टॉम भी है और रेड फोर्ट भी है, ठीक है। तो उसी के साथ में आप लोग यहाँ पर कुतुब मीनार तीसरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली आप लोगों ने पिक्चर कुतुब मीनार की देखी होगी, ठीक है, तो 5 स्टोरी ये बेसिकली एक बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि लगभग 72 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाया किस लिए गया था, तो राजपूत जो रूलर थे उनके ऊपर जीत की गई इनके द्वारा। तो कुतुब का मतलब होता है बेसिकली विक्ट्री, तो उसके उपलक्ष्य में इनके द्वारा ये बनाई गई थी। 7 मीटर का एक आयरन पिलर भी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात है कुछ यहाँ पर, अगर जाने हम लोग यहाँ पर, जो क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, इसके बारे में याद रखेगा। तो कुतुब मीनार जो है यहाँ पर ये 75 ईयर लग गए थे इसको कंप्लीट होने में, क्योंकि स्टार्ट की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे यहाँ पर, ये 1206 से लेके 1210 तक बेसिकली यहाँ पर इसमें काम करते रहे। फिर यहाँ पर जो फिनिश की गई है इल्तुतमिश के द्वारा फिनिश की गई है। ये क्वेश्चन यार इतनी बार पूछा जा चुका है जिसकी कुछ हद नहीं है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा फिनिश की गई। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आगे चीजें ऐसा नहीं है कि ऐसी ही चलती रहेंगी, उसका रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पढ़ा लिखा बेवकूफ माना जाता है, फिर सबसे पढ़ा लिखा एक रूलर भी बोला जाता है, तो ये है बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके द्वारा इसको रिपेयर किया गया, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी आगे चलकर फिर रिपेयर इसको कराया गया, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। इसके अंदर आप लोगों को कुरान के जो वर्सेस हैं वो आप लोगों को लिखे हुए मिलेंगे। और यहाँ पर कुतुब मीनार जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में इसको पार्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ये बनाने वाले सारे रूलर है, अगर इनके बारे में आप लोगों से बात करूं, तो यहां पर ये स्लेव डायनेस्टी के अंदर आता है। स्लेव डायनेस्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी। तो स्लेव का क्या मतलब था, यानी कि एक दूसरे के स्लेव हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो स्लेव है एक तरीके से उसका स्लेव फिर यहां पर चल रहा है, उसका स्लेव फिर नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी के द्वारा जब आक्रमण किया गया, तो उसके बाद में इसने अपना जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको यहां पर बेसिकली गद्दी पर बैठा दिया दिल्ली की, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में फिर आगे जो चीजें चली, उसका स्लेव निकल कर आया फिर इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने रूल किया। इल्तुतमिश का स्लेव जो निकल कर आया बलबन, फिर बलबन ने यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगा यहां पर रूल किया। तो इस तरीके से पैटर्न यहां पर चलते हुए नजर आए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहां पर कई सारे और भी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर बनाया गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर किसके द्वारा बनाया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। इसी के साथ में यहाँ पर कुवैत उल इस्लाम, तो यहाँ पर ये दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो मोस्क है, ठीक है। तो ये भी इन्हीं के द्वारा बनाएगी। लाख बस्क भी इनको बोला जाता था, BAKHSH, ठीक है। तो यानी कि गिवर ऑफ लैक्स, यानी कि काफी बड़ा डोनेटर था यहाँ पर। ये भले ही स्लेव था पर लेकिन डोनेट अच्छा करता था, ठीक है। तो यानी कि लोगों के लिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, उन्हें एक सूफी सेंट हुआ करते थे, उनके बेसिकली रेस्पेक्ट में इनके द्वारा ये कुतुब मीनार यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और पोलो खेलते हुए क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, पोलो खेलते हुए भाई साहब गिरकर घोड़े से मर गए थे। इनके बाद में आराम शाह ने इतना आराम किया कि उनको बेसिकली टिकने नहीं दिया, और फिर इल्तुतमिश यहाँ पर पार में आ गए, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इल्तुतमिश के बारे में अगर बात करें तो यहां पर सिल्वर के इनके द्वारा सिल्वर के टंका और कॉपर के जित्तल इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। और इक्तादारी सिस्टम जो था, ठीक है, ही इसके द्वारा इक्तादारी सिस्टम यहां पर लाया गया, जिसमें इक्ता को बेसिकली एक तरीके से वो नहीं कहते कि एक लैंड से रिलेटेड जो टैक्स लेने वाला है, तो वो यहां पर सिस्टम निकल के रहा है इसी के दायरे में। इन्हीं के द्वारा सेटअप किया गया यहां पर चहलगमनी। वो क्या होता था, 40 यानी कि 4 ऐसे इंसान होते थे आसपास में जो कि सारी चीजों को अच्छे से रख पाए। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और इसके बाद में फिर रजिया फंस गई गुंडों में, यानी कि रजिया सुल्तान आ गई उसके बाद में। तो दिल्ली सबसे पहले अगर कोई पूछे कोई वुमेन जिसके द्वारा रूल किया गया, तो रजिया थी। इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और फिर बलबन जो था वो काफी खतरनाक था, तो उसने कई सारे काम किए। तो हिस्ट्री है, जो टाइम मिलता रहेगा मैं आप लोगों को कवर कराता रहूंगा, टेंशन मत लेना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, तो याद रखिएगा यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर 1972 में इसको स्टार्ट किया गया, और हमारी कंट्री के 4 साइट इसमें आ गई 1983 में, अजंता, एलोरा, आगरा और यहाँ पर आगरा फोर्ट और ताजमहल। तो ठीक है,
ये बेसिकली 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहली थी हमारे देश की, जो कि यहाँ पर सबसे पहले आई। कहाँ कहाँ पर है सारी, इनके बारे में, इनके राज्य के नाम आप लोग लिख सकते हैं। बाकी अपने देश में फिलहाल के बारे में बात करें तो 36 जैसे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो गए इनके। आज के डेट में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें से 19 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है 5 और टोटल मिलाकर 40 है। 40 में से आप लोगों को 32 यहाँ पर कल्चर, 7 आप लोगों को नेचुरल और एक मिक्स देखने को मिलेगी। ये एक मिक्स कौन सी है ये आप लोग बताइए। और वर्ल्ड में 6ठे नंबर पर है हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। वीडियो बना चुका हूं, इसको रिवाइज करें ना, एक क्वेश्चन बन जाता है। और अभी तो ऐड की गई रिसेंटली हमारे देश में, नहीं तो और भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोगों के राज्य में कौन कौन से राज्य में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। इसके बारे में जरूर शेयर कीजिएगा, इससे आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रखने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो जो बाइडेन से मिले, तो कई मुद्दों पर यहां पर बात की जा रही है। कोविड-19 को कैसे टैकल करना है, अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाकर रखनी है, इसी के साथ में क्वाड को कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में भी बात की जा रही है। तो ये देखो, इसके बारे में भी एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो फिर वहां पर और बातें कर लेंगे। ठीक है, अभी अगर बात करें जो नेक्स्ट यहां पर बात निकल के रह रही है, ये क्या की जा रही है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो अभी हमारी कंट्री में रिजर्वेशन दिया गया था, तो उसके बारे में यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल है। तो हाई कोर्ट का जो रिमार्क था कोटा को लेकर, वो जो कोटे के बारे में बात की जाती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसको साइड में कर दिया गया यहां पर। किसके द्वारा, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो 10% का रिजर्वेशन यहां पर ये निकल कर आया था, तो इसके बारे में याद रखिएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो इसके बारे में कुछ अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए बैकग्राउंड में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। यानी कि नहीं कि एक तरीके से कब निकल कर आया, क्या क्या चीजें हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2019 में जब इसको बनाया गया। ठीक है, तो आर्टिकल जो है यहां पर 145 जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसमें 5 जज नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब यहां पर कोई भी एक तरीके से इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तो यहां से निकल कर आता है। ठीक है, तो यानी कि 145वां आर्टिकल है संविधान के अंदर में, जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो संवैधानिक एक ऐसी एक पर्टिकुलर एक ऐसी एक कहते हैं एक मतलब वर्ड क्या यूज करेंगे, एक मिनट, बेंच बनाई जाती है। ठीक है, तो एक बेंच बनाई जाती है, तो आर्टिकल 145 यहां पर पावर देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बेंच बनाने के। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर चेंज किया गया ताकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा सके। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि हमारे देश में ऑलरेडी ये बोला गया है कि आप लोग रिजर्वेशन जो है सोशल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सॉरी सोशल और एजुकेशनली वीकर सेक्शन को देंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को नहीं देंगे। पर यहां पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से दिया गया, तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये मत भूलना। ओके, तो इसके बारे में बात की जा रही है। दिल्ली के अंदर कल बड़ी ही एक नहीं बुरी घटना देखने को मिली। दिल्ली कॉम्प्लेक्स में कोर्ट के अंदर में यहाँ पर अंधाधुंध गोली बरसाई गई यहाँ पर, और ये गोगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर यहाँ पर फायरिंग यहाँ पर की जा रही थी। तो कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर ऐसी जो दुर्घटना देखने को मिली, मतलब जो वकील की ड्रेस में आए थे यहाँ पर, ये जो भी गुंडे थे यहाँ पर ये, और ऐसी हरकतें देखने को मिली, तो बुरी बात आप लोग काफी बोल सकते हैं। यहाँ पर सोचने वाला मुद्दा है। आगे बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है 22,000 करोड़ की डील यहाँ पर साइन की जा रही है एयरबस के साथ में। तो यानी कि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। एयरबस जो कंपनी है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में काफी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, एक तरीके से आएगी यहाँ पर, काफी कुछ डिफेंस के चलते हम लोग यहाँ से खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हमारी कंट्री की और एयरबस डिफेंस के अंदर में। तो देखते हैं किस तरीके से हमको अपग्रेड कर रहे हैं। एक साइड में पाकिस्तान हो गया, एक साइड में चाइना हो गया, तो बहुत सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर अपग्रेड करनी पड़ रही है। आगे अब तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान भी आ गया, तो इसके चलते भी हम लोग को चीजें थोड़ी चेंज कर चलनी पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहां पर बोला गया कि वुमेन अप्लाई कर सकते हैं एनडीए के अंदर। तो यहां पर यूपीएससी के द्वारा यहां पर बेसिकली बोला गया कि अनमैरिड जो वुमेन है, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर बेसिकली बोला गया नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर में, तो ये शब्द लिया गया यहां पर अनमैरिड वुमेन। ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि शादीशुदा अलाउ नहीं होते हैं नॉर्मल यहां पर। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलेगी। आगे बात करें तो यहाँ पर अभी बात की जा रही है, मैंने कल आप लोगों को रेप के बारे में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो अभी यहाँ पर उनके मोबाइल वगैरह रिकवर कर लिए गए, तो फोरेंसिक लेबोरेटरी के लिए भेजा गया। इसमें बड़ी बुरी कंडीशन देखने को मिली थी, तो ये सारी चीजें अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग यार शेयर किया गया। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीजें रहती है ताकि कोई और इन चक्कर में न फंस जाए, तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखना। बाकी अगर बात करते हैं यूएसए के बारे में, तो यूएसए के द्वारा 1 बिलियन यहाँ पर रीसप्लाई किया गया आयरन डोम। आयरन डोम क्या है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पर बेसिकली इजराइल का, तो उसके बारे में याद रखिएगा। मान लीजिए दुश्मन की मिसाइल आ गई यहां से, तो यहां पर जो रडार होगी वो एकदम चेक कर लेगी। जैसे रडार चेक करेगी तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, अपना लॉन्चर मिसाइल लॉन्च कर देगा और हवा ही हवा में इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सिटी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर कोई भी मिसाइल आकर नहीं गिरेगी। तो ये आयरन डोम सिस्टम है यहाँ पर। किसका है यहाँ पर, ये आयरन डोम सिस्टम है यहाँ पर, ये
ये बेसिकली इजराइल का। इसी तरीके से S-400 जो सिस्टम है वो है किसका, रसिया का। अब वो S-500 भी यहां पर आ गया है। ऐसा ही एक सिस्टम यूएसए का जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। मैच करने के लिए आ जाएगा एग्जाम में, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो याद रखना यूएसए के सिस्टम का नाम बताइए, जो कि उनके द्वारा साउथ कोरिया में रखा गया था, जिसके चलते चाइना को भी दिक्कत हो रही थी और कई बार उसके बारे में बातें भी की गई। क्वाड के बारे में बात करते हैं। बेसिकली बात की जा रही है क्वाड को बोला गया है, चाइना के द्वारा बोला गया क्वाड विल नॉट फाइंड नो सपोर्ट, ठीक है। क्वाड विल फाइंड नो सपोर्ट, यानी क्वाड को कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। यानी कि चाइना जो है उससे लेकर चिढ़ रहा है काफी लंबे समय से। उसको पता है कि उसको रस्साकसी करने के लिए यहाँ पर देखने को मिला, पर चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर ऑन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए होता क्या है, चाइना कई बार कई सारा माल जो है तो वो डंप कर देता है मार्केट में आकर। मान लीजिए चाइना ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है 15 रुपए है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इंडिया के अंदर लाकर उसको डंप कर देगा और उसको लगभग 10 रुपए में बेच देगा। यानी कि जो बनाने की कॉस्ट है उससे भी कम कॉस्ट पर किसी कंट्री के अंदर लाकर डालना प्रोडक्ट को, तो इसको कहते हैं डंपिंग करना किसी देश के अंदर में। तो ऐसी हरकतें यहां पर चाइना करता हुआ नजर आता है उस कंट्री की बेसिकली इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए। तो उसके चलते एंटी डंपिंग ड्यूटी यहां पर लगा दी जाती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको अच्छे से। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो जरूर बताना, और टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना जो भी पीडीएफ होती है सारी। बाकी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, फीडबैक देकर जरूर आप लोग जाया करो। जब भी वीडियो आप लोग देखते हो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।